नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? देखो भाई, कहते हैं ना कि किसी के जाने का बड़ा गम होता है, किसी के जाने का बड़ा दुख होता है। आज हमारी अंतिम क्लास है और भाई साहब, क्या है, मेरे दुख गम एक साथ हो गए सारे, सर्दी खांसी बुखार फीवर सब हो गए। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण एवं अपचयन। चलिए, नमस्ते नमस्ते। हाँ, ठीक है भैया, आ जाइए। देखो, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ये देखिए यहाँ पर कि हम इस सोडियम की क्रिया या इस सोडियम की क्रिया HCl के साथ करवाएं, तो यहाँ पर 2NaCl बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो गई। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये जो हिस्सा था जिसने भाग लिया, इस हिस्से को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में जो चीज सामने आती है उस वाले भाग को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उस हिस्से को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये एक घटना होती है। कई बार आप चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं कि सर केमिकल रिएक्शन कम समझ में आती है। भाई सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, कोई ले रहा होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मैंने जब आपको केमिस्ट्री की शुरुआत की थी तभी एक नियम पढ़ाया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या समझाया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो नियम इन्होंने ही दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। मुझे एक चीज समझ बताइए आप, कि यदि आप 1 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी? टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी? एक बनेगी, दो बनेगी, तीन बनेगी, चार बनेगी, पांच बनेगी, कितनी बनेगी भाई बताओ फटाफट। अब कहोगे सर अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया जाएगा तो 2 लीटर ही बनेगा। ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटनी लेवाइसियर ने दिया था। इन्होंने कहा था किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होगा न ही नष्ट होगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। हर्षित, चलिए। इन केमिकल रिएक्शन,
मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ना, और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे आप 1 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी मिलाए तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, ये सर 2 हो गई। मतलब रिएक्शन के इधर का द्रव्यमान और रिएक्शन के बाद का द्रव्यमान, मतलब अभिकारक और, है ना, हम यहाँ कह सकते हैं अभिकारक एवं उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी सेम। तो अभिकारक एवं उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है ना। ये बेसिक सी जानकारी है ना भाई। सीधा प्रश्न आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है न ही द्रव्यमान नष्ट होता है, बताइए ये कौन सा नियम है। तो ये कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी लेवाइसियर ने दिया था। ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब कुछ अभिक्रिया के प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहली अभिक्रिया आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जितना भी प्रोडक्ट इस रिएक्शन के बाद में बनेगा इधर, वो एक ही होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहां देखिए, आपको मैंने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ाया था, इसमें हम पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, जल, वाटर। इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, CaOH ट्वाइस बना लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया पानी के साथ कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ये बिना बुझा चूना था कैल्शियम ऑक्साइड, और ये पानी, इन दोनों को मिलाया तो एकल उत्पाद बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। तो जब भी दो पदार्थों के मिलने से कभी भी कोई सिंगल प्रोडक्ट किसी केमिकल रिएक्शन में बने, एकल उत्पाद बने, एक अकेला उत्पाद बने, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दो चीज मिलकर के एक बन जाए, जैसे आपने शक्कर के अंदर पानी मिलाया, दोनों मिलकर के एक हो गए शक्कर का पानी, हालांकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। वियोजन का मतलब होता है कि कोई चीजें टूटकर अलग हो जाएं। लेकिन वियोजन के कई प्रकार होते हैं, जैसे आप दो बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों के बीच में कोई दरार डाली जाए, तो आप टूट करके क्या हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे भैया। तो प्रकाश की उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में या विद्युत की उपस्थिति में किसी चीज का टूटकर अलग होना, यह कहलाता है वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। है ना, इसमें कोई एकल यौगिक, सिंगल केमिकल के, है ना, याद रखिएगा, सीधी सी बात है, इस रिएक्शन के इस साइड में हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो सिंगल होना चाहिए, एक अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल होना चाहिए, अकेला। और इधर वो दो भागों में टूट गया हो या तीन में भी होगा तो चलेगा, कम से कम दो भागों में तो टूटे, है ना, सरल भागों में टूट जाए। तो इस साइड में, केमिकल रिएक्शन के इस साइड में सिंगल प्रोडक्ट अपने को लेना है। अब भैया हम ये देखते हैं कि कोई प्रकाश की उपस्थिति में से कौन से हैं जो टूट जाते हैं, ऐसे कौन से जो ऊष्मा की उपस्थिति में टूट जाते हैं, ऐसे कौन से हैं जो भैया, है ना, विद्युत के प्रभाव में टूट जाएंगे। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। आइए, वियोजन, वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग हो जाना। सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हो, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट दिया, ये सिंबल हीट का है, गर्म करने का है, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो ये टूट कर अलग हो जाता है, एक बनाता है ये कैल्शियम ऑक्साइड और एक इसमें से निकलती है CO2 गैस। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। मतलब किसी चीज को गर्म करने पर यदि वो दो भागों में टूट जाए तो वो ऊष्मीय वियोजन है। कोई चीज प्रकाश की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाए तो वो प्रकाश वियोजन है। तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। बस मेन चीज क्या है, ऊष्मा के कारण टूटना। ठीक है, एज इट इज आप यहां देखिए, जो चीज प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाए, जैसे कि आप सिल्वर क्लोराइड के बारे में आपने सुना होगा। सिल्वर क्लोराइड, इसका एक नाम बड़ा फेमस है, इसे हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी सिल्वर क्लोराइड को क्या सूर्य या धूप में रखा जाता है तो वहां पर सनलाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश। तो जब भी सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो चांदी अलग हो जाती है और उसमें से क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। सिल्वर सेपरेट हो गई यहाँ पर। लेकिन इस चांदी का कलर जो होता है वो एकदम चांदी के समान नहीं होता, धूसर होता है, ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और कौन सी गैस निकलती है इसमें से, क्लोरीन गैस। तो इसके अंदर से जो मुख्य रूप से गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है, क्लोरीन गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण में जुड़ती हैं चीजें, टूटती नहीं है। है ना, प्रकाश संश्लेषण में आपके पढ़ाऊंगा आगे, उसमें चीजें जुड़ती हैं, टूटती नहीं, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखो ये एक साथ थे, वो टूट गए ना। तो जब भी अपघटन वर्ड कहीं पर आता है, डिकम्पोजिशन वर्ड कहीं पर आता है, तो समझ जाना कि वो तोड़ने की बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण में जुड़ेगी चीजें। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइसिस से बहुत सारे तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम को प्राप्त करते हैं। तो इनकी प्राप्ति इसी विधि से करते हैं, क्योंकि ये कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड का नाम आपने सुना होगा, 2NaCl लेते हैं यहां से। इसके ऊपर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये चीज टूटने लगती है किसके अंदर? दो मॉलिक्यूल सोडियम के अलग हो जाते हैं और इसमें से क्लोरीन गैस यहां से अलग हो जाती है। ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त, याद रखिएगा, विद्युत अपघटन। तो जो विद्युत के कारण टूटे वो अभिक्रिया विद्युत अपघटन, जो प्रकाश के कारण टूटे वो प्रकाश अपघटन, जो ऊष्मा के कारण टूटे, भाई सिंपल सी चीज है, किसकी उपस्थिति में वो टूट रहा है वो मेन है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। विस्थापन या रिप्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या होता है? देखो, ये आदमी यहाँ खड़ा था और ये लोग थे, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको यहां से उठा के फेंक दिया कि चल निकल भैया, अब मैं रहूंगा यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया देखो साथ में, इसने इस वाले के एक को उठा के निकाल दिया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी की जगह पर दूसरी जगह है ना को चले जाना, कोई दूसरा आ जाए। तो ऐसे में कब होती है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन का मतलब रिप्लेस कर देना किसी को। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। इसी अभिक्रिया को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन ये दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सर सिंगल वाला कौन सा होगा और डबल वाला कौन सा होगा, आइए देखते हैं। है ना, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि यहां देखना, अब ये सोडियम है, इसने हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दिया। तो 2NaCl हो गया और हाइड्रोजन यहां से वापस से अकेला हो गया। चलिए, सोडियम, ये क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन केस, तो कोई एक ही किसी को विस्थापित करे तो उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को विस्थापित करते तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये सर जैसे NaOH प्लस HCl, अब ये Cl ये Na लेके चला जाएगा, यहां से OH बचा, ये OH इसके साथ में चला जाएगा। NaCl प्लस H2, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर ये वाला इसके पार्टनर को लेके जा रहा है तो ये वाला इसके पार्टनर को लेकर भी जाएगा। ठीक है, ओके, ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन। तो सिंगल मतलब अकेला रिप्लेस करे, डबल मतलब एक दूसरे को लेकर के फुर फुर, ये डबल डिस्प्लेसमेंट।
सर प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न भाई सिंपल सी बात है, ऐसे ही आते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, कोई एक तत्व किसी यौगिक के अन्य तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में दोनों यौगिक एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, ये द्विविस्थापन हो गया। चलो नेक्स्ट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी आप देखें तो इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रिवर्सिबल का साइन होता है। और जब भी कभी आपको ऐसा साइन देखने को मिल जाए, ये वाला साइन, ये नॉन रिवर्सिबल का साइन है। ये अनुत्क्रमणीय का साइन होता है। तो कौन हो सकता है इसमें? जैसे नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाई मैंने N2 की हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो यहां पर सिंबल कैसा आएगा, साइन कैसा आएगा? 2NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाँ दोनों तरफ से होगा तो डबल, है ना, द्विविस्थापन। एक तरफ का होगा तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी अभिक्रियाएं यहाँ अमोनिया से वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बन सकती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय कहा जाता है ना। वैसे अधिकांश केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है, इसको ध्यान दीजिए। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? या एक दिशा में संभव होती हैं, इसे उल्टा नहीं किया जा सकता, इस तरह का सिंबल आपको इसमें देखने को मिलेगा। अभी जितनी भी हमने पढ़ी इसके पहले वो सारी इसी में आती है। तो ये तीर आपको जब भी देखने को मिल जाए दोस्त याद रखिएगा, है ना, ऐसी सारी अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती, एक दिशा में संभव है, इसे उल्टा नहीं कर सकते, कभी भी इसको उल्टा नहीं किया जा सकता। आवाज बदली है आपकी, आज तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आवाज बदली बदली सी लगे, ठीक है। चलिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। जो बच्चे प्रकाश संश्लेषण बोल रहे थे वो ये अभिक्रिया है। जैसे कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हम 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ करवाते हैं। तो इस अभिक्रिया में सबसे मेन चीज के क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना, और फिर प्रकाश या सनलाइट। और क्लोरोफिल के अंदर एक आयन होता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम आयन, जिसके कारण ये प्रोसेस पूरी होती है। और क्या बनता है यहाँ पर? C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल काई के बनते हैं, ऑक्सीजन के निकलते हैं, और 6 मॉलिक्यूल काई के बन जाते हैं H2O के। तो ये सारा खेला क्या बनाने के लिए हो रहा था? ये ग्लूकोज। ये होती है आपकी प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रियाएं। प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो प्रकाश अपघटन है ना। प्रकाश संश्लेषण अलग है, प्रकाश अपघटन अलग है। तो वे अभिक्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक है। चलिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वे जितनी भी रिएक्शन जिनमें ऊष्मा ग्रहण होती है, जैसे बर्फ पिघल रही है, तो मुझे एक बात बताओ, बर्फ ऊष्मा को ग्रहण करेगी या अपने अंदर से बाहर निकालेगी? कि सर ऑब्वियसली बात है ना, बर्फ अपने अंदर ऊष्मा लेगी तभी तो पिघलेगी। जल का वाष्पीकरण, किसी भी सॉलिड का पिघलना, ये सब ऊष्माशोषी के एग्जाम्पल हैं। ये तब घटनाएं घटित होती हैं जब ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जब ऊष्मा को लिया जाता है।
ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, है ना। हीट जो होती है वो अपने अंदर वहां पर ग्रहण की जाती है, तब जा करके, जैसे ठंड के दिनों में आप नहीं जाते हो ऊष्मा को ग्रहण करने, वही वाली चीज। ठीक है, आग के पास बैठ करके। इसका उल्टा क्या हो जाता है, जो ऊष्मा बाहर निकाले। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, जैसे लोहे में जंग लगता है ना, तो लोहा थोड़ा बहुत वहां पर गर्म होता है। अब आप फील करोगे, आप छूओगे, आप लोहे में जब जंग लग रहा है उसके पहले से रोज उसका है ना टेम्परेचर नोट करो, आपको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा। तो लोहे में जंग लगती है तब लोहा थोड़ा बहुत गर्म होता है, ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी चीज का जलना, जैसे कोयला जले, पेट्रोलियम जले, तो ये ऊष्मा बाहर ही निकालते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना, या फिर एसिड की क्रिया पानी के साथ होना, जब भी आप एसिड को पानी के अंदर डालोगे तब भी सेम चीज होती है ना, तब भी सेम चीज होती है। ऊष्मा जो होती है वो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बाहर जाती है। तो ये सब वे अभिक्रियाएं हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा बाहर निकालती है। और ऊष्मा क्षेपी, दोस्त याद रखिएगा, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा बाहर निकालना, ऊष्मा शोषी मतलब एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा को ग्रहण करना। सिंपल सा प्रश्न आता है, कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, कौन सी अभिक्रिया है। चूने के पानी से जब, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, ऊष्मा निकलती है, वो कौन सी अभिक्रिया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आते हैं किण्वन के ऊपर। यह एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल क्यों, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। किण्वन या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके माध्यम से बेकरी इंडस्ट्री, है ना, लीकर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है इसका। तो सबसे पहले इसके बारे में लुई पास्चर ने बताया था कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से यह अभिक्रिया होती है। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा यौगिक का विघटन होता है ना। वो यौगिक जो होते हैं वो चीजों को तोड़ते हैं, और किण्वन से ही शराब बनाने की, ये प्रश्न कई बार आता है कि बताइए शराब किससे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से, किण्वन से। और ब्रेड, केक, पेस्ट्री, दही, इन सब का भी निर्माण जो होता है वो कहीं से होता है, किण्वन से ही होता है, फर्मेंटेशन से ही होता है। दूध को दही बदलने के लिए बैक्टीरिया ही तो है। तो जहां छोटे छोटे जीव यूज में लाए जाते हैं, वो फर्मेंट ही कर रहे हैं, उसको फर्मेंटेशन ही कर रहे हैं, वो उस चीज को सड़ा ही रहे हैं। ठीक है, ज्यादा टेबलेट खाने से लीवर पर इम्पेक्ट पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। ठीक है, हाँ, आज लास्ट क्लास है आपकी, अंतिम क्लास है आज, आज सिलेबस पूरा हो जाएगा। चलिए, फिर आता है ऑक्सीडेशन क्या होता है। कई बच्चे कंफ्यूज, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आए, या वो ऑक्सीजन से जुड़े, या वो हाइड्रोजन से अलग हो, चार चीजें होती हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, तब उसका ऑक्सीडेशन माना जाता है। अगर उसका धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन माना जाता है। या वो ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और हाइड्रोजन से अलग हो रहा है, जैसे यहां समझो, भाई कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CO2 बना लिया, तो क्या इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन में, कि हाँ सर जुड़ा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन है। जैसे कि ये अमोनिया था, NH3, 2NH3, है ना, इसने क्या करा, ये नाइट्रोजन और यहाँ पर 3H2 हाइड्रोजन में अलग हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हुआ, क्या हाँ सर अलग हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, भाई हाइड्रोजन का अलग होना भी ऑक्सीडेशन है। सोडियम था, सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
और एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, मतलब ऑक्सीडेशन है। कैल्शियम ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो गए, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो किसी से इलेक्ट्रॉन का निकलना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आना, हाइड्रोजन का अलग होना या ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐसी कोई भी घटनाएं जो नीचे आपको एग्जाम्पल में दिख रही हैं, अगर आप देखते हैं तो वे सभी आपके ऑक्सीडेशन अर्थात याद रखिएगा ऑक्सीकरण की घटनाएं होती हैं। कभी भी पूछ ले आपसे कि किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक है। सच में लास्ट? हाँ भैया, आज अंतिम क्लास है आपकी। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने कहा था ना 5 तारीख को सिलेबस हो जाएगा। कुछ डेटा बचेगा तो हम 6 तक जाएंगे, नहीं तो आज ही पूरा हो जाएगा, तो क्यों जाएंगे। ठीक है। अपचयन, अपचयन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। वहां क्या होता है ऑक्सीकरण में? कि सर वहां इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। जैसे कि ये सोडियम था, ठीक है भाई, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसी में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो वापिस से ये Na हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा के कम हुआ? कि सर बढ़ेगा। तो ऋण आवेश जब बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। भैया जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड था, अगर हमने इसको यहाँ 2 कर लिया तो ये 2 कैल्शियम और ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन का अलग होना भी क्या होता है? ऑक्सीजन का अलग होना क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से वियोग अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि ये हाइड्रोजन था, इसकी क्रिया हमने क्लोरीन गैस के साथ करवा दी, तो भैया ये 2HCl बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हाइड्रोजन किसी से जुड़े तो अपचयन, ऑक्सीजन अलग हो तो अपचयन, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो अपचयन, नेगेटिव चार्ज हो तो अपचयन। इसका है ना पूरा ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ये देखिए यहाँ पर आप, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, Zn बन गया। H2Cl2 2HCl हो गया, ZnO प्लस C था तो जिंक, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये इस तरह से चीजें होती हैं। ओके, चलिए, ये कुछ ऑक्सीकारक होते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, हमेशा ऑक्सीकारक। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन के अंदर फिक्स होता है, जैसे कि, है ना भैया, ऑक्सीजन, ओजोन, HNO3, नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन, लेड ऑक्साइड या लेड डाई ऑक्साइड, आप जो कहना चाहें, ये सभी आपके ऑक्सीकारक होते हैं। सीधा नाम याद रखना कि इनमें से ऑक्सीकारक कौन है। या फिर एक अपचायक कौन है? तो हाइड्रोजन अपचायक है, हाइड्रोजन सल्फाइड अपचायक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड अपचायक है, सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक है। तो ये सब जो होते हैं वो क्या है? एक प्रकार के अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार के अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, सिंपल सी बात है, ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीकारक और अपचायक। अब यहां पर आपका मेन चीज कंप्लीट हो जाता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे अभिक्रियाकारक का अपचयन होता है। जैसे यहां देखिए, कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से करा रहे हैं, तो इस जिंक ने क्या कर लिया भैया? यहाँ पर SO4 से क्रिया कर लिया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया इससे, तो जिंक में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो भैया ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन कॉपर सल्फेट में से तो ऑक्सीजन अलग हुआ, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो भाई कहने का तात्पर्य यह है, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहां देख लो, तो ये सेम टू सेम वही चीज होती है। इसमें से ऑक्सीजन अलग होकर के सिर्फ कॉपर हो गया, तो कॉपर का क्या हो गया भैया? है ना, अपचयन हो गया। और जिंक से ZnSO4 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर इस चीज में हमें रिडक्शन दिखाई दे रहा है, और इस वाली चीज में Zn में हमें ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, कि भैया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ये दोनों घटनाएं साथ में देखने को मिल जाती हैं, है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकार, अब किसका ऑक्सी, है ना भाई, सीधी सी बात है, कॉपर सल्फेट का यहाँ पर अपचयन हुआ है ना, और Zn का ऑक्सीडेशन हुआ है। हमेशा बाद वालों का थोड़ी होगा।
जो भी है रिएक्शन के पहले वालों का ही तो होगा। ठीक है भाई। जैसे यहाँ जेड तथा जेड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इसमें भी किसका हुआ है? तो ऑक्सीकरण मुख्य रूप से पहले कौन था यहाँ पर? है ना, जेड तो बाद में बना। जेड तो बाद में बना। पहले कौन था? कि सर जिंक था, तो जिंक का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक। यहाँ देखो CuSO4 का Cu बना तो कॉपर सल्फेट का अपचयन हो गया। तो पहले कौन था भाई? वो नहीं होता तो अपचयन किसका होता? तो अपचयन उसी का होगा ना जो रिएक्शन के पहले है। चलिए, ये देखिए Fe2O3 प्लस 3CO। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है कि अपचयन? इसमें से ऑक्सीजन चला गया, देखो सिर्फ लोहा बच गया, तो इसका अपचयन हुआ है ना। इसका क्या हुआ? Fe2O3 तथा Fe, तो Fe का क्या? Fe2O3 का अपचयन हो गया। और ये 3CO क्या बन गया? 3CO2 बन गया, तो 3CO का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ये तो बाद में बन रहे हैं ना, तो बाद में बन रहे हैं उससे थोड़ी, जो चीज कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर इनके ऑक्सीडेशन हुए। 3CO का ऑक्सीडेशन हुआ और Fe2O3 का अपचयन हुआ। ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें सीधे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला प्रश्न, अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि फेमस है ना। ये रिएक्शंस हैं कुछ, अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि फेमस है? तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि फेमस है। H2SO4 निर्माण की कौन सी विधि फेमस है? तो संपर्क विधि या कॉन्टेक्ट मेथड फेमस है। ठीक है ना, तो संपर्क विधि H2SO4 के निर्माण की है। HNO3 नाइट्रिक एसिड निर्माण की कौन सी विधि फेमस है? ऑस्टवॉल्ड विधि फेमस। ये सीधा याद कर लेना, एक एक रोज, तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लोरीन के निर्माण की कौन सी विधि फेमस है क्लोरीन गैस की? तो डीकन विधि क्लोरीन गैस के निर्माण की विधि है। मर्क विधि से क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 बनाने की फेमस विधि कौन सी है? मर्क विधि है। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, भाई सिंपल सी बात है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण की कौन सी विधि फेमस है? स्वार्ट्ज विधि फेमस है। ये इस तरह से चीजें थी, ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर। और इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक बंध होता है जिसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयनिक बंध कब किसके बीच में बनता है? तो जब भी आप किसी कंपाउंड में एक मेटल देखें, तो धातु और अधातु के बीच जो बनने वाला बंध होता है ना, जैसे कि मैं कई फॉर्मूले लिख सकता हूं यहां पर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। MgCl2। मैग्नीशियम क्या है? धातु। क्लोरीन क्या है? अधातु। सोडियम धातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु। तो इस तरह से जितने भी आप देखते हो ना, अभी दो ही लिखे हैं यहाँ पर, तो धातु और अधातु में बनने वाले जो बंध होते हैं वो आयनिक बंध कहलाते हैं। कभी भी आपको एक धातु और अधातु मिल जाए तो वो हमेशा कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है यहां पर। हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा ग्रहण करेगा। नमस्ते नमस्ते। एक इसी तरह का बंध होता है जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सह संयोजक बंध। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये किसके बीच बनता है? बिटवीन नॉन मेटल।
अधातु के मध्य बनता है। किसके बीच? जैसे आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? अधातु हैं। तो इनके बीच में बनने वाला बंध कौन सा हो जाएगा? भाई दोनों अधातु में हैं तो सहसंयोजक बंध हो जाए। एक और होता है उपसहसंयोजक, वो नहीं पढ़ना अपने को। अपने को यही दो याद रखना है। अपनी एग्जाम में वैसे प्रश्न इसी से आते हैं कि आयनिक बंध किसके बीच बनता है? धातु और अधातुओं के बीच बनने वाले बंध से क्या बनता है? आयनिक बंध बनता है। ठीक। तीन एलिमेंट को याद रखिएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल होता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सीधा प्रश्न आता है किस में डबल बॉन्ड पाया जाता है, किस में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, सबसे मजबूत किसको माना जाता है? तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसे मानते हैं। ट्रिपल को माना जाता है। इन तीनों में सबसे मजबूत किसे मानते हैं? ट्रिपल को मानते हैं। इसी के साथ प्यारी दोस्त, चलिए, बहुत सारा प्यार आप सभी को और थैंक यू सो मच। ठीक है। उपधातुएं बता दो, मेटल नॉन मेटल वगैरह उपधातुएं नहीं पढ़ाई थी? पढ़ लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जहां तक पता है पढ़ा रखी है, लेकिन आपका डाउट है तो बता देते हैं। उपधातु जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण हों। बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये दोनों तरह के गुण रखते हैं, धातुओं के भी गुण रखते हैं और अधातुओं के भी गुण रखते हैं। ठीक है। पढ़ा है सर जी, हाँ मुझे पता है। चलिए, ठीक है। टोटल कितनी? 7 उपधातु हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 उपधातुएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण, है ना। और ये जितनी भी 7 उपधातुएं हैं, ये सभी पी ब्लॉक में आती है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि ये डाउट वाली चीज़ थी अभी। चलो ठीक है, रहने देते हैं, इसको मत लिखना है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से गुजरे हमारे ये दिन, है ना, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत प्यार के साथ। ठीक है, बहुत एडजस्ट भी किया कुछ बच्चों ने जिनको इस समय को लेकर के परेशानियां थी। ठीक है, हम मिलेंगे आप सभी से, है ना, सम्मान समारोह में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को, है ना, ऊंचाइयों पर ले जाएं, बुलंदियों पर ले जाएं, और अपने एग्जाम के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दें। धन्यवाद, और बहुत बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएं मेरी आप सभी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। है ना, एक प्यारा सा हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाइएगा।